हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय सर और तोशी ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ग्राफिक का क्वेश्चन बैंक बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन बैंक मुंबई यूनिवर्सिटी के एज पर 2024 सिलेबस के ऊपर है। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसे सॉल्व करने के बाद आप लोग एग्जाम में कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक में मैंने इस तरह से सम सिलेक्ट किए हैं, इस लेवल के सम सिलेक्ट किए हैं कि अगर आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस किया तो एग्जाम के कोई भी सम आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक मैंने बहुत मेहनत से बनाया, मतलब पिछले 1 महीने से इस क्वेश्चन बैंक के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, ओल्ड बुक देखने के बाद ऐसे ऐसे सम सिलेक्ट किए हैं जिसमें आप लोगों का इंजीनियरिंग ग्राफिक का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक्चुअल में 9 टॉपिक हैं और 9 टाइप टॉपिक के ऊपर 5 या 6 सम मैंने खुद सॉल्व किए, एक जगह कलेक्ट किए और उसका एक क्वेश्चन बैंक बना और उसके सॉल्यूशन भी आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। मतलब 50 से ऊपर सम मैंने सब सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दूसरा कुछ रिफर करने की जरूरत है। और क्वेश्चन बैंक जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तब आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि एज पर सिलेबस क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, वो भी मैं आप लोगों को सब डिटेल्स में बताने वाला हूं। अगर मैंने इस क्वेश्चन बैंक में इतना मेहनत किया है तो आप लोग को भी थोड़ा सा मेहनत करना है। आप लोग को 6 क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में और 6 में से सिर्फ 4 सॉल्व करने हैं। तो कोई भी ऐसे 4 क्वेश्चन सेट करके लो, जैसा लाइन सेट कर सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, कोई भी जो आप लोगों को पसंद है वो सम्स आप लोग सिलेक्ट कर लो और उसकी प्रैक्टिस करो। तो आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से, मतलब सिर्फ पास नहीं हो सकते तो अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। अभी यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है वो इंजीनियरिंग कर्व्स है। और एक बात क्लियर करा के देता हूं कि ये जो क्वेश्चन बैंक है, जो ओल्ड पैटर्न के स्टूडेंट हैं वो भी रिफर कर सकते हैं। सिर्फ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो है वो अलग आया है, मतलब उन लोगों को नहीं था। और बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक सिमिलर हैं और क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। मैं जो आप लोगों को हर टॉपिक के ऊपर एक एक सम एक्सप्लेन करके दे रहा हूं और उस टाइम पे जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा के दूंगा उस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कर्व्स, अभी इंजीनियरिंग कर्व्स में एज पर सिलेबस ये डिसाइड हुआ है कि साइक्लॉइड और इन्वॉल्यूट के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, हेलिक्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कर्व्स में मैंने 5 सम ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिसे सॉल्व करने के बाद आप लोग मतलब एग्जाम में कोई भी इंजीनियरिंग कर्व्स का सम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले है इन्वॉल्यूट। इन्वॉल्यूट का ये जो सम है वो सिंपल सम है जिसमें 40 डायमीटर का सर्कल है और उसके आजू बाजू में एक रोप ऑन किया हुआ है और उसके अंदर तुम लोग को 100 डिस्टेंस के ऊपर नॉर्मल टेंजेंट भी दिखाना है। तो यहाँ पे इस सम का एक वीडियो ऑलरेडी तोशिप ट्यूटोरियल जो चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे है, तो आप लोग वहां पे वो वीडियो देख के प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा सम जो है, draw a hexagon ABCDE of 25 mm side with two of its side AB and DE being vertical. One end of an inelastic string is attached at corner C of the hexagon and wound around its perimeter completely by holding the free end of the string such that the string is always tightly trace the path of the free and name the curve. अभी ये भी इनवॉल्यूट का ही प्रॉब्लम है जिसमें हेक्सागोन कहा गया है और हेक्सागोन 2 तरीके से निकालते हैं। एक पहला तरीका है जिसमें आजू बाजू में लेफ्ट और राइट में कॉर्नर रहते हैं और एक दूसरा है जिसमें लेफ्ट और राइट में बेसेज रहती है। तो यहाँ पे कौन सा पोजीशन लेना है तुम लोगों को, तो वहां पे वो किसके ऊपर रेस्टिंग कर रहा है, कॉर्नर के ऊपर। ये सब मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया है और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। ये देखो, ये सम
एग्जाम से रिलेटेड सम है, क्वेश्चन पेपर में से ही लिया है। तो यहाँ पे आप लोग का कॉर्नर नीचे आना चाहिए और आजू बाजू में बेस से जानी चाहिए। और हेक्सागोन कैसे निकालते हैं ये तो पता है आप लोगों को। सपोज 25 mm साइड दिया है तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले वर्टिकल सेंटर लाइन डालोगे, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे, फिर कंपास में 25 डिस्टेंस लेके एक फेंट सर्कल निकालोगे। अगर रेगुलर हेक्सागोन निकालना है तो उसके लिए ये दोनों लाइन जो है वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर चाहिए, तभी तुम लोगों को रेगुलर हेक्सागोन मिलेगा। तो पॉइंट आप लोग यहाँ पे रखोगे और बोथ साइड में इंटरसेक्ट करोगे, यहाँ पे रखोगे और बोथ साइड में इंटरसेक्ट करोगे, तो ये मिल गया हेक्सागोन। बाद में इस लाइन में से एक टेंजेंट लाइन निकालो जिसके ऊपर हेक्सागोन में कितनी साइड है, 6 साइड है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। एक साइड कितने का है, 25 का, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150। और तुम लोग का आर्क जो है यहां से स्टार्ट होगा, बी के ऊपर तुम लोग पॉइंट रखोगे, सी इतना डिस्टेंस लोगे और इस सी को स्ट्रेच करोगे कहां तक, बी में से जो लाइन आया है वहां तक। ऑलरेडी हर लाइन में से एक एक लाइन इस तरह से टेंजेंट आप लोग निकाल लोगे। फिर उसके बाद पॉइंट बी के ऊपर रखा, सी को स्ट्रेच किया यहां तक, फिर पॉइंट रखोगे ए के ऊपर और ये जो आर्क आया हुआ है इतना डिस्टेंस लोगे और इसे स्ट्रेच करोगे ए के लाइन तक, फिर पॉइंट रखोगे एफ के ऊपर और कंपास में डिस्टेंस लोगे यहां तक, इस आर्क को स्ट्रेच करोगे एफ तक, फिर उसके बाद पॉइंट रखोगे ई के ऊपर, इसको स्ट्रेच करेंगे यहां तक, फिर पॉइंट डी के ऊपर रखेंगे और इस आर्क को स्ट्रेच करेंगे डी के लाइन तक, फिर लास्ट में जब आप लोग पॉइंट इस सी के ऊपर रखोगे तो तुम लोग का ये आर्क 150 जहां पे खत्म होता है वहीं पे ज्वाइंट होना चाहिए। अगर ज्वाइंट नहीं होता है तो कैसे एडजस्ट करने का है वो उस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा, कौन सा, सर्कल का इन्वॉल्यूट, उसमें मैंने बता दिया है कैसे एडजस्ट करने का है। तो यहाँ पे पॉइंट रख के आप लोग इस आर्क को स्ट्रेच करोगे कहां तक, 150 के लाइन तक। तो इस तरह से ये सम निकालोगे। ये प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अभी कितने मार्क्स के लिए आएगा ये पता नहीं है, टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 में से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा ऑल सिलेबस के ऊपर है। ओल्ड पैटर्न में कैसा था, इंजीनियरिंग कर्व्स और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन मिला के क्वेश्चन नंबर 1 बनता था जो कि कंपलसरी था, लेकिन अभी ऐसा उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं बोला है कि प्रोजेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस टॉपिक के ऊपर आएगा, वो ऑल ओवर सिलेबस के ऊपर बोला है। तो यहाँ पे सेकंड सम हो गया। थर्ड सेम में क्या किया है मैंने, थर्ड सेम में इन्वॉल्यूट की है और जिसमें सर्कल है और जो इन इलास्टिक स्ट्रिंग है जो 125 mm लेंथ है और सर्कल का डायमीटर कितना है, सर्कल का डायमीटर है 50 डायमीटर है, देखो 50 डायमीटर है, तो 50 डायमीटर का सर्कमफरेंस कितना आता है, 157 और इन इलास्टिक स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 125। मतलब यहाँ पे ये ऐसा वाला सम है जिसमें जो स्ट्रिंग है वो पाई से कम है। इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा और पीडीएफ जो है वो आप लोगों को पीडीएफ तोशिप ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके अंदर मुंबई यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे आप लोगों को ग्राफिक मिल जाएगा, ओल्ड पैटर्न में भी है और न्यू पैटर्न में भी है, तो वो एकदम फ्री है, जो पीडीएफ है वो आप लोग वहां से देख सकते हो। उसके बाद है सम नंबर 4 जो कि साइक्लॉइड के ऊपर है। जनरली साइक्लॉइड का ऐसे ही सम आता है, सिंपल स्ट्रेट लाइन के ऊपर रोटेट होता है और उसका भी वीडियो आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद 5 नंबर का जो सम है वो सम थोड़ा अलग है, जिसमें सर्कल जो है वो हाफ रिवॉल्यूशन वॉल के ऊपर रोटेट होता है और हाफ रिवॉल्यूशन लैंड के ऊपर, मतलब जमीन के ऊपर आधा और दीवार के ऊपर आधा, ऐसा वो सम है। तो उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। तो ये हो गया इंजीनियरिंग कर्व्स के 5 क्वेश्चन, यही प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस बहुत पसंद है। अभी प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का वेटेज कितना है, पहले 9 मार्क्स था, अभी कितना है पता नहीं। अभी यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में सिलेबस में जो डिसाइड हुआ है वो पहले मैं आप लोग को क्लियर करा के देता हूँ। तो सबसे पहले बात, ये सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंगल के क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा ट्रेस के सम भी नहीं आने वाले हैं,
इसके अलावा वर्टिकल प्लेन को इंटरसेक्ट हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंटरसेक्ट हुआ है, ऐसे भी सम नहीं आने वाले हैं। तो सम कौन से आने वाले हैं? बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, मतलब कभी तुम लोग इंक्लिनेशन वीपी दिया रहेगा, एचपी दिया रहेगा, तो ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। कभी फ्रंट का लेंथ दिया रहेगा, कभी टॉप का लेंथ दिया रहेगा, तो ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है। ऐसे सिंपल सिंपल सम आने वाले हैं। और ऐसे भी मैंने 6 सम सिलेक्ट किए हैं। अगर आप लोग उसका प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में कोई भी सम आने दो लाइंस का, आप लोग परफेक्ट सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे ये एक सम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके देता हूँ, और एक्सप्लेन क्या मतलब बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करा के देता हूँ। पहले हम लोग सम देखते हैं अभी। द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन AB इज 50 डिग्री इंक्लाइन टू XY लाइन। अभी जब भी सम में ऐसा दिया रहेगा फ्रंट का लेंथ, फ्रंट का एंगल, तो समझ लो कि वो अपेरेंट है, वो ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे फ्रंट का एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, मतलब ये अपेरेंट है लाइन, एंड मेजर 55 mm, और उसका लेंथ कितना आता है 55 mm, मतलब ये भी लेंथ जो है वो अपेरेंट है, वो ट्रू नहीं है। वाइल इट्स टॉप व्यू 60 डिग्री इंक्लाइन टू XY लाइन, और उसका जो टॉप व्यू है वो कितनी डिग्री पे इंक्लाइन है? 60 डिग्री पे, मतलब टॉप का लेंथ, टॉप का एंगल, ये सब क्या हुआ? अपेरेंट हुआ। तो ये एंगल भी वहां पे अपेरेंट ही है, लेकिन वहां पे टॉप व्यू का लेंथ नहीं दिया है। जैसा ऊपर फ्रंट का लेंथ दिया है, फ्रंट का एंगल दिया है, यहाँ पे टॉप व्यू का एंगल दिया है, लेंथ नहीं दिया है। तो यहाँ पे इट एंड ए इज 20 mm अबाउट द एचपी। एचपी से रिलेटेड कुछ भी रहने दो XY लाइन के ऊपर, चाहे वो इंक्लिनेशन एचपी रहने दो या अबाउट द एचपी रहने दो। अबाउट द एचपी मतलब XY लाइन के ऊपर, एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी से रिलेटेड कुछ भी रहने दो, इंक्लिनेशन वीपी रहने दो या इन फ्रंट ऑफ वीपी रहने दो, XY लाइन के नीचे। तो यहाँ पे ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, फाइंड इट इंक्लिनेशन लाइन विथ एचपी एंड वीपी एंड ट्रू लेंथ। देखो हम लोग को गिवन डाटा क्या दिया है? गिवन डाटा दिया है फ्रंट व्यू का लेंथ 55, फ्रंट व्यू का एंगल 50 डिग्री, टॉप व्यू का एंगल 60 डिग्री, और फाइंड आउट क्या करने को बोला है? फाइंड आउट इंक्लिनेशन एचपी भी फाइंड आउट करो, वीपी भी फाइंड आउट करो, और ट्रू लेंथ भी फाइंड आउट। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग सॉल्व करने को लेते हैं। इसे प्रॉब्लम को थोड़ा मैं ऊपर करता हूं, देखो यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को? ओके। और लाइन का प्रॉब्लम जब भी आप लोग सॉल्व करोगे, ये फिगर को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। देखो सिस्टमैटिकली गिवन डाटा इस तरह से लिखोगे, और जो फाइंड आउट करने को बोला है तो इस तरह से पर्टिकुलर ब्रैकेट में इस तरह से फाइंड आउट करके वहां पे लिखोगे। अभी यहाँ पे ये जो डायग्राम निकालोगे, ये डायग्राम में आप लोग XY लाइन निकालोगे जो कि डार्क है। अभी पहले प्लेटफॉर्म, पहला प्लेटफॉर्म क्या बोला है कि अबाउट द एचपी 20 mm। अभी प्लेटफॉर्म मतलब मैं क्या, मेरा वर्ड है वो प्लेटफॉर्म, लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और लाइन का एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और जहां पे खत्म होता है वहां पे वो प्लेटफॉर्म नंबर 2, मतलब लोकस पॉप बी बोलते हो, बी डैश बोलते हो। ऐसे दो प्लेटफॉर्म, एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। और एक बात ध्यान में रखो, जहां पे फ्रंट का लेंथ खत्म होता है वहीं पे भी, वही लेवल पे ट्रू लेंथ भी खत्म होता है, ये बात ध्यान में रखो। तो यहाँ पे ये 20 डिस्टेंस के ऊपर ये पहला प्लेटफॉर्म आया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डिग्री कितना लोगे? तुम लोगों को 50 डिग्री दिया हुआ है फ्रंट, और लेंथ भी कितना दिया है? 55। तो जहां पे ये 55 खत्म हुआ वहीं पे मिल गया तुम्हें प्लेटफॉर्म। तुम लोग को ये पता है कि ट्रू लेंथ उसी प्लेटफॉर्म पे खत्म होने वाला है। ओके। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री के ऊपर टॉप व्यू का लेंथ नहीं दिया है, तो ये मार्क किया। अभी उसके बाद क्या, बस जो दिया था गिवन डाटा उसके हिसाब से ये फिगर बन गया, लेकिन ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है, इंक्लिनेशन एचपी वीपी फाइंड आउट करना है। तो एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो, जो ऊपर फ्रंट व्यू रहता है वो नीचे जाके टॉप व्यू बनता है, और जो नीचे टॉप व्यू रहता है वो ऊपर जाके ट्रू बनता है, ठीक है। और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में से हमेशा आर्क निकलती है, और जो ट्रू लेंथ रहता है उसमें से स्ट्रेट प्रोजेक्शन निकलता है। ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूं, पॉइंट यहाँ पे रखता हूं, आर्क के जरिए इस प्रोजेक्शन को यहाँ पे लेके आता हूं। कितना लेके आने का है पता नहीं, क्योंकि मुझे नीचे का प्लेटफॉर्म पता ही नहीं है। तो अभी नीचे का प्लेटफॉर्म कैसे मालूम करेंगे हम लोग? तो ये फ्रंट व्यू जहां पे खत्म होता है, यहाँ पे स्ट्रेट प्रोजेक्शन आप लोग नीचे तक लेके आएंगे। कहां तक लेके आने का है? जहां पे ये टॉप का 60 डिग्री का लाइन इंटरसेक्ट होगा वहां पे।
और वहीं पे मिल गया तुम लोगों को लोकस ऑफ बी। समझ गया? देखो यहाँ पे पहले क्या करने का है, फ्रंट व्यू जहां पे खत्म होता है वहीं पे स्ट्रेट लाइन लेके आने का है। ऐसा स्ट्रेट लाइन जो 60 डिग्री के लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहीं पे मिल जाएगा तुम लोगों को प्लेटफॉर्म। बाद में ये प्लेटफॉर्म मिल गया, ये प्लेटफॉर्म मिल गया, तो अभी क्या फाइंड आउट करना है, ट्रू लिंक। और मैंने जैसे कि कहा कि नीचे का टॉप व्यू ऊपर ट्रू बनने वाला है, तो क्या करोगे, कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखोगे, डिस्टेंस लोगे इतने और इसे कंपास के आर्क के जरिए इस प्लेटफॉर्म तक स्ट्रेच करो। बाद में वर्टिकल लाइन के जरिए उसे ऊपर लेके जाओ, कहां तक, ऊपर जो हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है वहां तक। तो ये मिल गया तुम लोग को ट्रू लेंथ। सेम नीचे भी वैसा ही करोगे, ये फ्रंट व्यू जो है उसे नीचे लेके आओ यहाँ तक, ऑलरेडी तुम लोगों ने लिया हुआ है, उसे नीचे लेके जाओ कहां तक, इस प्लेटफॉर्म का इंटरसेक्ट हुआ वहां तक, और ये ट्रू लेंथ मिल गया। अभी जो प्रोसीजर किया वो करेक्ट है या नहीं ये कैसे मालूम करेगा, आप लोग को कैसे पता चलेगा? तो भाई ट्रू लेंथ जो रहता है वो ट्रू लेंथ ऊपर भी और नीचे भी सेम रहता है, ये बात ध्यान में रखो। तो ट्रू लेंथ ऊपर का मेजर करो, अगर वही ट्रू लेंथ नीचे आता है तो सम करेक्ट है। और प्रेजेंटेशन इसी प्रकार होना चाहिए, ट्रू लेंथ, यहाँ पे ये अल्फा, ये थीटा, ये फाई, ये बीटा, लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ बी डैश, लोकस ऑफ बी, ये डायमेंशन इस तरह से, मतलब पर्टिकुलर अगर आप लोग इस तरह से आप लोग यहाँ पे ये सम ड्रॉ करोगे तो आप लोग के मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होंगे। ठीक है, तो लाइंस में क्या क्या है जो सीखा वो अच्छी तरह से आप लोग देखो। अभी इसके अलावा जो दूसरे सम है, जैसा कि यहाँ पे देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट निकालो, यहाँ तक सम नंबर 2 है, इसमें भी वही थिंग है, एक दिया रहेगा तो दूसरा नहीं दिया रहेगा, और पीडीएफ में उसका सॉल्यूशन भी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह से बनाया है, और सब फिगर मैंने अपने हाथों से निकाला है, ये बात ध्यान में रखो। तो ये 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर का सम थोड़ा टफ है। पहला जो पुणे यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो बनाया था उसमें मैंने उसे एक्सप्लेन करके दिया है, वहां पे ट्रेस था, यहाँ पे ट्रेस नहीं है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो इस सम के लिए। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस हो गया, अभी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स ये इस बार ऐड हुआ है। अभी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में भी सिलेबस में एक डिसाइड हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि कंपोजिट शेप जो है, शेप जो रहेंगे, मतलब आधा पेंटागन, आधा सर्कल, आधा हेक्सागन, आधा स्क्वायर, ऐसे शेप वाले प्लेन्स नहीं रहेंगे। सिंपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, रोम्बस, इस तरह से सिंपल से सम आएंगे। और प्लेन में एक बात और ध्यान में रखो, 3 पोजीशन रहता है सॉलिड जैसा, एक पहला इनिशियल, उसके बाद इंक्लिनेशन टी एचपी नहीं तो वीपी रहेगा, उसके बाद वीपी नहीं तो एचपी रहेगा, मतलब डिपेंड्स तुम लोगों को सम में क्या कहा है। तो ये कैसे डिसाइड करोगे कि पहला इंक्लिनेशन एचपी या पहला इंक्लिनेशन वीपी? पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, अभी भी बताता हूं। जब सम में प्लेन इन द एचपी, बेसेज इन द एच, मतलब जो बेस रहेगा वो, अब जो बेसेज रहेगा वो एचपी एचपी ऐसा रहेगा, तो समझ लो पहला इंक्लिनेशन एचपी से रिलेटेड है। और अगर वीपी वीपी रहा तो पहला इंक्लिनेशन वीपी से रिलेटेड, मतलब बेस टू शेप जो है, बेस टू शेप अगर बेस इन द एचपी है तो एक्स वाई लाइन के नीचे ऊपर लाइन, और पहला इंक्लिनेशन एचपी से रिलेटेड। और मोस्टली पहला इंक्लिनेशन सरफेस इंक्लाइन होता है। उसी प्रकार अगर इन द वीपी रहा, बेस इन द वीपी रहा, कॉर्नर इन द वीपी रहा, तो बेस टू शेप एक्स वाई लाइन के ऊपर और पहला इंक्लिनेशन वहां पे इंक्लिनेशन वीपी रहेगा। उसके बाद लास्ट में अभी और एक थिंग, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखो ये बीटा फाइंड आउट किया गया है, यहाँ पे ट्रू लेंथ है, बाद में प्लान लेंथ है। तो ऐसा कब करना है और कब नहीं करना है ये भी मैं पहले भी बता था, अभी भी बताता हूँ, कि जब हम लोग 3rd पोजीशन तक आते हैं, एक काम करते हैं यहाँ तक पहले एक्सप्लेन करके देता हूँ, फिर उसके बाद होगा। तो सम क्या है, अ रेक्टेंगुलर प्लेन विथ 45 mm एंड 75 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन एचपी। रेस्टिंग ऑन एचपी मतलब बेस टू शेप एक्स वाई लाइन के नीचे, और प्लेन क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन। तो एक प्लेन में रेक्टेंगल दिखाई देगा और दूसरे प्लेन में लाइन नजर आएगा, क्योंकि प्लेन को थिकनेस नहीं रहता है। तो ये डिसाइड हुआ कि रेक्टेंगल नीचे रहेगा और लाइन ऊपर रहेगा।
तो यहाँ पे एज पर गिवन डायमेंशन तुम लोग ये 75 45 का ए बी सी डी ये प्लेन बना लोगे। उसके बाद उसके प्रोजेक्शन यहाँ पे जाएगा ए डैश बी डैश, यहाँ पे सी डैश डी डैश, और यहाँ पे ऊपर डैश नजर आएंगे और नीचे सिंगल लेटर। ये 75 ये 45 ये हुआ इनिशियल पोजीशन। ध्यान में रहे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में अगर इनिशियल पोजीशन रॉन्ग होता है तो पूरा सम रॉन्ग होता है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है आपको। तो ये हुआ पहला पोजीशन। और जनरली मैंने कहा कि क्या कहा है कि एचपी से रिलेटेड पहला इंक्लिनेशन रहेगा और मोस्टली सरफेस इंक्लाइन रहता है। तो सरफेस इंक्लाइन मतलब ये वाला प्लेन इंक्लाइन करना है हम लोगों को। तो पहला इंक्लिनेशन के बारे में देखते हैं अभी क्या क्या कहा है। HP on its smaller side and its surface inclined to HP। अभी इसमें ये स्मॉलर साइड के ऊपर रेस्टिंग कर रहा है, मतलब स्मॉलर साइड जो है वो एक्स वाला लाइन को टच करके आने चाहिए। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि रेक्टेंगल ऐसा वर्टिकल क्यों नहीं ले सकते, तो वहां पे कंडीशन दिया है कि वो स्मॉलर साइड जो है एक्स वाला लाइन को टच करके आने चाहिए। तो स्मॉलर साइड जो है लेफ्ट और राइट में आनी चाहिए, ठीक है। इट्स सरफेस inclined to HP in a such way that plan appears to be another rectangle with same small side and 65 mm long side। ओके, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन HP एंगल नहीं दिया है, तुम लोगों को ये कहा गया है कि भाई इस रेक्टेंगल को इस तरह से इंक्लाइन करो कि वहां पे इंक्लाइन करने के बाद जो उसका 75 का लॉन्गर साइड है वो 65 नजर आना चाहिए। इस तरह से इंक्लाइन करना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, ये जो 75 है वहां पे 65 का ये रेक्टेंगल नीचे बना लोगे। पहले उसका आंसर बना लेते हैं। ये 65 बाय 45 का रेक्टेंगल बना लेंगे। और 45 क्यों लिया, तो वहां पे देखो कंडीशन दिया हुआ है इन सच वे दैट प्लान अपीयर्स टू बी अनदर रेक्टेंगल विथ सेम स्मॉल साइड, जिसका साइड्स जो स्मॉल साइड है वो सेम ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी 45 होना चाहिए। कंडीशन किसका है, लॉन्गर एज का, लॉन्ग साइड का, जो कि कितना है 65 दिखना चाहिए और एक्चुअल में कितना है 75। तो अभी हम लोग क्या करेंगे 65 बाय 45 का ये रेक्टेंगल बना लिया। फिर उसके बाद AB का प्रोजेक्शन लेके जाएंगे XY लाइन तक, उसके बाद CD का प्रोजेक्शन लेके जाएंगे ऊपर तक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये प्रोजेक्शन दोनों प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन इंक्लिनेशन एंगल पता नहीं है। लेकिन तुम लोग को 75 जो है वो पता है कि 75 है। तो वहां पे तुम लोग क्या करोगे, कंपास में से 75 डिस्टेंस लोगे और ये डिस्टेंस लेने के बाद पॉइंट रखोगे यहाँ पे। पॉइंट कहां पे रखोगे, पॉइंट रखोगे यहाँ पे और कंपास में डिस्टेंस क्या लोगे 75, और ये इधर का प्रोजेक्शन जो आया हुआ है वहां पे इसे इंटरसेक्ट करोगे। तो ये मिल गया तुम लोग को इंक्लिनेशन HP। अगर क्लियर कट कहा रहता कि इंक्लिनेशन HP 45 डिग्री है तो तुम लोग क्या करते, ये 75 लाइन को सीधा 45 डिग्री पे इंक्लाइन करते। लेकिन वैसा नहीं है, उसने कंडीशन दिया है कि इंक्लिनेशन एंगल निकालना है, तुम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल तुम लोग को फाइंड आउट करना है, जो कि बाद में मेजर करोगे और वहां पे लिखोगे, ठीक है। ये पोजीशन हो गया। अभी देखो थर्ड पोजीशन VP से रिलेटेड है। तो अभी VP से रिलेटेड जो पोजीशन है उसमें अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है या नहीं करना है, ये पहले डिसाइड किया जाता है। तो देखते हैं अभी लॉन्ग साइड, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन व्हेन वन ऑफ इट्स लॉन्गर साइड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री टू VP। अभी उसने क्या कहा कि उसका जो लॉन्गर साइड है वो VP को 45 डिग्री करेगी। अभी यहाँ पे ये लॉन्गर साइड जो है वो तो कम हो गया, तो उसे तो डायरेक्ट 45 पे नहीं कर सकते। और उसने ये भी नहीं कहा है कि जो भी उसका टॉप व्यू आएगा फ्रंट व्यू आएगा उसे इंक्लाइन करो, मतलब कम आने दो या ज्यादा आने दो उसे इंक्लाइन करो, ऐसा भी नहीं कहा है। तो यहाँ पे तुम लोगों को अल्फा बीटा फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर एक्स वाला लाइन के ऊपर ऐसा पोजीशन आया तो वहां पे अल्फा लिखना पड़ता है, और नीचे आया तो वहां पे बीटा लिखना पड़ता है। अभी हमारा पोजीशन कहाँ पे है, नीचे, तो वहां पे लिखा है मैंने, देखो बीटा लिखा है। तो उसे कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, 45 डिग्री के ऊपर 45 डिग्री के ऊपर एक लाइन मार्क करो।
45 डिग्री के ऊपर, जो तुम लोग को वीपी इंक्लिनेशन दिया, फिर उस लाइन के ऊपर जो तुम लोग का ट्रू लेंथ है, ये 75 ट्रू लेंथ है, उस 45 डिग्री के ऊपर मार्क कर दोगे, जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्क किया, ट्रू लेंथ मार्क किया। कहीं पे भी एक्स वाई लाइन को टच करके नहीं आना चाहिए, एक्स वाई लाइन को टच करके ऊपर का व्यू है, तो ये बात ध्यान में रखो आप लोग। कहीं पे भी ये 75 मार्क किया, 75 मार्क करने के बाद एक पॉइंट इसे कांस्टेंट रखा, जो कि मैं इसे डी बोलता हूं, और ये जो यहाँ पे मार्क किया था 75 पे, वहां से एक्स वाई लाइन को पैरेलल एक लाइन निकालता हूं, एक्स वाई लाइन को पैरेलल, ऐसे एक्स वाई लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद कंपास में जो अपेरेंट लेंथ आया है 65, वो मुझे लेना है, और पॉइंट कहां पे रखना है, डी के ऊपर, और इस लाइन को क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, इस लाइन को क्या करना है, इंटरसेक्ट करना, और बाद में ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके इसे एक्सटेंड करते हैं एक्स वाई लाइन तक, तो वो मिल जाता है मुझे बीटा। देखो यहाँ पे लिखा है बीटा। क्लियर हुआ? मतलब ऐसा कब करना है कब नहीं करना है ये मैं पहले भी और वीडियो में बता चुका हूं, अभी भी क्लियर कट बता दिया आप लोगों को। बाद में ये 65 का लाइन मार्क किया, इसके ऊपर ये कैसा है, दोनों 90 डिग्री है, तो आप लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री रख के ये 45 लेके इसे ट्रांसफर किया। बाद में ए बी सी डी नंबर दिए, उसी नंबर से ये मीट कराओ, तो तुम्हें ये लास्ट का सॉल्यूशन मिलेगा। ध्यान रखें, कब फाइंड आउट करना है कब नहीं करना है ये अच्छी तरह से देखोगे, लेकिन अगर ये लेंथ कम हुआ और वही इंक्लाइन करने को बोला है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन अगर वहां पे ऐसा बोला है कि टॉप व्यू इंक्लाइन करो, फ्रंट व्यू इंक्लाइन करो, तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्लेन्स में बहुत सारे सम मैंने दिए हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूं। देखो प्रॉब्लम नंबर 2 है, पेंटागोनल प्लेन का है, हेक्सागोनल प्लेट का है, उसके बाद सर्कुलर प्लेन का है, 5 नंबर का जो है सॉरी आइसोस्केलस ट्रायंगल का है। मतलब हर टाइप के सम तुम लोग को यहाँ पे मिलेंगे, और ये सब सम तुम लोग को सॉल्व किए हुए हैं, मतलब पीडीएफ में इसके आंसर तुम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया तुम लोग का प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। अभी है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड टू स्टेज। इसमें एज पर सिलेबस कोन, सिलेंडर, प्रिज्म, पिरामिड, इसमें से कोई भी सम आ सकता है 2 स्टेज में, और 3 स्टेज में कोन और सिलेंडर के सम नहीं आने वाले हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा, कि 2 स्टेज के सम में प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, इसमें से कोई भी सम आ सकता है, और 3 स्टेज के सम में से कोन और सिलेंडर के सम निकाल दिए, तो वहां पे सिर्फ प्रिज्म और पिरामिड टाइप के ही सम आएंगे। किसमें, 3rd स्टेज में। अभी 2 स्टेज में एक सम के जरिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके देता हूं, और 2 स्टेज का एक सम पेंटागोनल प्रिज्म का जो सम है वो यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें मैंने चार्ट भी दिखाया है, चार्ट के जरिए सब पोजीशन भी एक्सप्लेन करके दिया है, क्योंकि बेस पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेस पोजीशन जो तुम लोग को चार्ट में मिल जाएगा। अभी यहाँ पे ये सिलेंडर का सम मैंने लिया है, ये सम जो है वो थोड़ा अलग है। अलग क्या है इसमें, मतलब जनरली सिलेंडर का जब सम रहता है तो तुम लोग क्या करते हो कि भाई एक व्यू में सर्कल आएगा, दूसरे व्यू में रेक्टेंगल आएगा, और अभी सर्कल कहाँ पे है और रेक्टेंगल कहाँ पे है वो डिसाइड करेंगे। तो ये अलग है, थोड़ा अलग क्या है वो बताता हूँ। राइट सर्कुलर सिलेंडर 50 mm base diameter and 70 mm height is lying on one of its generator on the HP. Generator on the HP. Base on the HP नहीं कहा है। अगर base on the HP रहता तो XY लाइन के नीचे सर्कल आता और ऊपर रेक्टेंगल आ जाता, लेकिन वो किसके ऊपर रेस्टिंग कर रहा है, जनरेटर के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये HP है बराबर, और ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर ऐसे नहीं रेस्टिंग कर रहा है, बेस ऑन द एचपी नहीं है, वो ऐसे रेस्टिंग कर रहा है, ऐसे।
कर्व सरफेस के ऊपर रेस्टिंग कर रहा है। तो सामने से जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को क्या नजर आएगा, सर्कल, और वो सर्कल एक्स वाई लाइन को टच करके आएगा। जनरली टू स्टेज में लॉन्ग व्यू हमेशा एक्स वाई लाइन को टच करके आता है, लेकिन ये ऐसा सम है जिसमें सर्कल एक्स वाई लाइन को टच करके है। और वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो रेस्टिंग ऑन जनरेटर ऑन द एचपी है, बेस ऑन द एचपी नहीं है। समझ में आ रहा है, रेस्टिंग ऑन जनरेटर ऑन द एचपी है। तो इसकी वजह से सर्कल जो है वो सर्कल एक्स वाई लाइन को देखो टच करके आया है। तो सबसे पहले आप लोग सर्कल ऊपर निकालेंगे, बाद में उस सर्कल में से जाने वाला एक्स वाई लाइन निकालोगे। अभी और कंफ्यूजन में तुम लोग का दूर करते देता हूं। तो हमेशा लॉन्ग व्यू इंक्लाइन होता है, बेस टू शेप कभी इंक्लाइन नहीं होता है टू स्टेज में। तो लॉन्ग व्यू जो इंक्लाइन होता है, अगर इंक्लिनेशन एचपी रहा तो लॉन्ग व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आएगा। अगर इंक्लिनेशन वीपी रहा तो लॉन्ग व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे आएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं किसको इंक्लाइन है, तो यहाँ पे कहा है 60 डिग्री टू वीपी, मतलब एंगल कहां पे लेना है, एक्स वाई लाइन के नीचे। और कौन सा व्यू इंक्लाइन होता है, लॉन्ग व्यू इंक्लाइन होता है, सर्कल तो इंक्लाइन नहीं होता। तो यहाँ पे लॉन्ग व्यू तुम लोगों का एक्स वाई लाइन के नीचे आना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि लॉन्ग व्यू एक्स वाई लाइन को टच करके नहीं आएगा, ये सर्कल एक्स वाई लाइन को टच करके आएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये जो लॉन्ग व्यू है एक्स वाई लाइन के नीचे कितने भी डिस्टेंस के ऊपर ले सकते हैं। और यहाँ पे सर्कल दो है, एक आगे और एक पीछे। तो यहाँ पे नंबर देखो मैंने दो दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी प्रिज्म का सम रहेगा यहाँ पे भी आप लोग दो नंबर दोगे, एक आगे के फेस को और एक पीछे के शेप को। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश सी डैश ये पीछे वाला हुआ और 1 2 3 4 आगे वाला हुआ। बाद में अंदर के जो जनरेटर है वो फेंट होने चाहिए और आजू बाजू का बॉर्डर जो है वो डार्क होने चाहिए, पर्टिकुलर ऐसा डायमेंशन होने चाहिए, ऊपर डैश नीचे सिंगल लेटर। बाद में इस रेक्टेंगल को मुझे कितने डिग्री पे इंक्लाइन करना है, कितने डिग्री पे है, यहाँ पे ये डिग्री कितना लेना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के ऊपर आप पहले लाइन ड्रॉ करोगे और उसके ऊपर ये जो डिस्टेंस है 70 ओ मार्क किया। फिर बेस की लाइन और ये लाइन कैसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो प्रोटेक्टर रख के वहां पे इस तरह से 90 डिग्री का लाइन मार्क करोगे, दो ऐसे लाइन 90 डिग्री के लाइन मार्क किए। फिर CG से BH जितना है उतना ही FD है, उतना ही 73 से 28 है, उतना ही 64 है। तो एट ए टाइम पॉइंट यहाँ पे रखोगे, एक इस बाजू में मार्क करोगे, एक इस बाजू में, एक इस बाजू में, एक इस बाजू में, मिल गए दो पॉइंट। इसके अलावा CG से A जितना है उतना E है, उतना ही 73 से 1 है, उतना ही 73 से 5 है। तो एट ए टाइम वो डिस्टेंस पे आप लोग मार्क करके लोगे, आजू बाजू का बॉर्डर डार्क बनाओगे और बीच में फेम्स जनरेटर का लाइन हो गया शिफ्ट। अभी रहा सवाल ऊपर जो बनने वाला है उसका। तो जो ऊपर जो बनेगा भाई हम लोग कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे। यहां से देखने के बाद मुझे कौन सा सर्कल नजर आना चाहिए, मुझे सर्कल नजर आना चाहिए 1 2 3 4 5। ABCD वाला नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो पीछे है, क्योंकि मैं यहां से देख रहा हूं फ्रंट। तो यहाँ पे बनाते वक्त 1 2 3 4 8 जो है वो सर्कल डार्क होना चाहिए और पीछे वाला सर्कल डॉटेड होना चाहिए। तो कौन सा पॉइंट नजदीक गया है, एक्स वाई लाइन के नजदीक गया है E पॉइंट। तो E में से निकलने वाला आधा आर्क जो रहेगा वो डॉटेड बनेगा, जैसा कि E से लेके E ये कौन सा पॉइंट है, FG EDC। देखो ये पॉइंट कैसे बनेंगे डॉटेड, बाकी का सब कैसे बनेगा डार्क। और आउटलाइन जो रहता है, आउटलाइन हमेशा डार्क रहता है, ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो। जब वो वीडियो आप लोग देखोगे यूट्यूब का तो आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह के सम भी आ सकते हैं आप लोगों को एग्जाम में, मतलब ऐसे वाले ही चैलेंजिंग सम आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं कि अगर ये करते हो आप लोग तो पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। अभी देखो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के यहाँ पे दूसरे भी सम दिए हैं, जिसमें एक है हेक्सागोनल प्रिज्म, फिर राइट सर्कुलर कोन है, पेंटागोनल पिरामिड है, पेंटागोनल पिरामिड के दो सम है, स्क्वायर प्रिज्म का एक है। मतलब अलग अलग टाइप के सब सम दिए हैं।
अगर इसका प्रैक्टिस करते हो आप लोग तो एग्जाम में कोई भी सम आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी 3 स्टेज प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड जो है 9 मार्क के लिए था 2 स्टेज वाला, अभी ये जो है वो 15 मार्क्स के लिए है, मतलब 15 9 24 मार्क्स आप लोग का यहीं पे हो जाता है। अभी 3 स्टेज में जो सम मैंने लिया है पेंटागोनल पिरामिड है। तो पेंटागोनल पिरामिड पेंटागोन कितने तरीके से निकालते हैं? 2 तरीके से, कभी और लेफ्ट में कॉर्नर आ सकता है, कभी राइट में भी कॉर्नर आ सकता है, कभी लेफ्ट में बेसेज आ सकती है, कभी राइट में भी बेसेज आ सकती है। तो डिसाइड कैसे करोगे कि राइट में कॉर्नर लेना है या राइट में बेसेज लेना है? तो यहाँ पे देखो सम, देखो मैं पढ़ रहा हूँ। अ पेंटागोनल पिरामिड 40 mm एज ऑफ द बेस एंड एक्सेस हाइट 70 mm is resting on one of its corner base in VP। बेस इन VP मतलब बेस टू शेप XY लाइन के ऊपर, और कॉर्नर का जिक्र हुआ है तो राइट हैंड की तरफ तुम लोग का कॉर्नर होना चाहिए इस तरह से। कॉर्नर कहां पे है? राइट में, और बेसिस कहां पे आएगा? लेफ्ट में आएगा। इज इट क्लियर? और बेस टू शेप XY लाइन के ऊपर, नीचे क्या बनेगा? लॉन्ग व्यू। ये देखो लॉन्ग व्यू बना है। अभी पेंटागन कैसे निकालते हैं तो पता है आप लोगों को, 72 डिग्री लेते हैं। यहाँ पे कितना डिग्री लेते हैं? 72। यहाँ पे भी कितना डिग्री लेते हैं? 72। बाद में कंपास में ये 40 डिस्टेंस लेके एक पॉइंट सी के ऊपर रखेंगे, एक ऐसे चाप ड्रॉ करेंगे, ई के ऊपर रखेंगे, इस चाप को इंटरसेक्ट करेंगे, तो आप लोग को वहां पे डी मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, तो क्लियर होंगे आप लोग के। बाद में सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई भी 2 बेसिस का मिड पॉइंट लो और सामने के एपेक्स में से लाइन डाल दो। कोई भी 2 बेसिस का, इसका मिड पॉइंट लिया, सामने से एपेक्स, ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है वहां पे मिलता है तुम लोग को ओ, जो कि सेंटर पॉइंट है। और पिरामिड में है तो पिरामिड में हर कॉर्नर में से एक एक लाइन ज्वाइंट होती है। अगर बीच में का लाइन आप लोग भूल जाते हो तो आधा मास वहीं पे कट हो जाता है। तो यहाँ पे ये पेंटागन मिल गया, ओ में से स्ट्रेट लाइन जाएगा जो कि हाइट कितना है? 70 है, तो यहाँ से 70 लोगे। ये सब प्रोजेक्शन लाने के बाद ये तुम लोग का लॉन्ग व्यू बन गया। ये हुआ पहला पोजीशन। अभी दूसरा पोजीशन क्या कहा है? द एज अपोजिट टू द कॉर्नर 45 mm इन फ्रंट ऑफ VP। पहला इंक्लिनेशन किससे आएगा? VP से रिलेटेड। और क्या कहा है कि भाई उस कॉर्नर के अपोजिट वाला जो बेसेज है ये AB, वो बेसेज VP से कितने डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए? 45, मतलब VP से रिलेटेड है वो नीचे ही आएगा। ये हो गया पहला इंक्लिनेशन। उसके बाद दूसरा इंक्लिनेशन, नॉट नेसेसरी कि हर वक्त तुम लोगों को एंगल दिए रहेंगे, भाई ये रहा 45 डिग्री टू VP, ये रहा 30 डिग्री टू HP, ऐसे हर वक्त तुम लोग को एंगल नहीं दिए रहेंगे। उस सेंटेंस के अंदर उसका पोजीशन छुपा हुआ होगा, जैसा कि ये सम में देखो, वहां पे इन फ्रंट ऑफ VP करने के बाद वही बेसेज पैरेलल टू VP, ये है इसका सेकंड पोजीशन। पैरेलल टू HP, जो बेसेज है वो पैरेलल टू HP है, ये उसका सेकंड पोजीशन। ड्रॉ प्रोजेक्शन व्हेन एपेक्स इज नियरर टू ऑब्जर्वर, और कंडीशन ये कहा है कि जब तुम इसको इंक्लाइन करोगे तब उसका एपेक्स ऑब्जर्वर के नजदीक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहां पे ये पहला पोजीशन लिया। अभी हम लोग को क्या कहा गया है कि ये AB जो है वो AB यहां से 45 डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे D जो है वो कॉर्नर XY लाइन को टच करके आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले हम लोग क्या करेंगे? 45 का परपेंडिकुलर लाइन मार्क करेंगे 45 के ऊपर, बराबर। ये 45 जहां पे खत्म हुआ, 45 जहां पे खत्म हुआ वहां पे कंपास का पॉइंट रखेंगे और कंपास में डिस्टेंस लेंगे AB से D तक। कितना लेंगे? AB से D तक। ये 45 के ऊपर कौन सा पॉइंट है हम लोग का? AB, और पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और XY लाइन को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। तो ये मिल गया बेस का लाइन। अभी बेस का लाइन मिल गया तो आप लोगों को बाकी का सब फिगर ट्रांसफर करना इजी है। जैसा AB टू O लोगे, AB के ऊपर रखोगे, एक चाप ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर D टू O लोगे, एक चाप यहाँ पे रखोगे और इसे इंटरसेक्ट करोगे, तो ये मिल गया तुम लोगों को। बाद में D से EC जितना है उतना लिया, सेंटर का जितना डिस्टेंस है उतना लिया, ये सब फिगर ट्रांसफर किया। ओके,
अभी कहां से देखना है तुम लोगों को? यहां से देखना है, जो कि ऑब्जर्वर यहां से रहता है टॉप व्यू के लिए। तो यहां से देखने के बाद जो तुम लोगों का फ्रंट व्यू है, देखो प्रोजेक्शन गए डी, ई, सी, ए, बी, ओ, उसी नंबर से उसी नंबर को मीट किया। फिर रहा सवाल डॉटेड का, तो एक्स वाई लाइन के नजदीक जो पॉइंट जाता है उसमें से जो लाइन निकलती है वो सब डॉटेड बनती है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई लाइन के नजदीक कौन सा पॉइंट गया? एक्स वाई लाइन के नजदीक डी पॉइंट गया, तो डी में से कौन कौन सी लाइन निकली हुई है तो यहाँ पे पता चलता है, डी टू ई, डी टू ओ, डी टू सी। तो देखो ये 3 लाइन डॉटेड हो गई, बाकी का सब लाइन कैसा है? डार्क। और इसे ज्वाइन करते वक्त पहला रूल ध्यान में रखो, आउटलाइन हमेशा डार्क रहती है। तो आउटलाइन फटाफट फटाफट बना लेने का, जो डॉटेड है वो डॉटेड बना लेने का, बाद में ये डार्क बना दो। दो डार्क लाइन कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती है, डॉटेड और डार्क इंटरसेक्ट हो सकती है। ठीक है, यहां तक हो गया तुम लोग का सेकंड पोजीशन। अभी थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन के लिए क्या कहा है कि भाई वो जो बेसेज है जिस जो 45 इन फ्रंट ऑफ वीपी था, वो बेसेज एचपी को पैरेलल लेना है। और पैरेलल लेते वक्त इस तरह से पैरेलल लो कि एपेक्स जो है वो एपेक्स ऑब्जर्वर के नजदीक होना चाहिए। तो ऑब्जर्वर कहां पे है? ऊपर है, तो ये ओ कहां पे जाएगा? ऊपर जाएगा। और ये ए बी जो है वो एक्स वाई लाइन को पैरेलल, तो इसे शिफ्ट कर कैसे करोगे? ए बी यहाँ पे एक लाइन मार्क करोगे, ए बी जो कि तुम लोग को पता है 40 उतना ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। मतलब थर्ड पोजीशन को इंक्लाइन करते वक्त आप लोग को ये भी देखना है कि अगर वो कम होता है, अपेरेंट होता है, तो तब तुम लोग को अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। लेकिन अभी यहाँ पे जो बेसेज यहाँ पे जितना है 40 उतना ही यहीं पे है, कम नहीं हुआ है, तो अल्फा बीटा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे रखा। बाद में ए बी का मिडल पॉइंट लोगे जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन है, वहां पे परपेंडिकुलर लाइन लोगे। उसी लाइन के ऊपर यहां से ए बी से डी जितना है उतना मार्क करोगे, ए बी से ओ जितना है उतना मार्क करोगे। फिर वहां पे ओ पॉइंट मिल गया तुम लोगों को। फिर कंपास में डिस्टेंस लोगे ए टू ई, उतना ही बी टू सी है। पॉइंट कहां पे रखोगे? ए के ऊपर एक चाप ऐसे ड्रॉ करोगे, बी के ऊपर रखोगे एक चाप ऐसे ड्रॉ करोगे। फिर ओ पॉइंट मिल गया तुम लोगों को, कंपास में डिस्टेंस लोगे ओ टू ई, उतना ही ओ टू सी है, ओ के ऊपर रखा और इस चाप को क्या किया? इंटरसेक्ट किया। तो इस तरह से ये ट्रांसफर हो गया। अभी आप लोग ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखने के बाद वही प्रोसेस उसी नंबर से उसी नंबर को सबमिट कराओ। अभी रहा सवाल डॉटेड का, तो एक्स वाई लाइन के नजदीक कौन सा लाइन आया है? ए बी लाइन आया है। कौन सा लाइन आया है? ए बी लाइन आया है, तो ए बी डॉटेड होना चाहिए क्योंकि ऊपर से वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ए बी में से निकलने वाला लाइन कौन सा है? ए बी में से ए टू ई निकला, लेकिन वो आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। बी में से सी निकला, वो भी क्या हो गया? आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। ए में से ओ निकला, वो भी आउटलाइन में हो गया। बी टू भी आउटलाइन में से चला गया, तो रह गया क्या? सिर्फ ए बी डॉटेड रहेगा, बाकी सब फिगर डार्क रहेगा। तो इस तरह से, जैसा ये थोड़ा अलग था 45, तो ऐसे ही बाकी के सम भी मैंने लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। वो भी 6 क्वेश्चन है, जैसा कि ये 2 हेक्सागोनल पिरामिड है, 3 नंबर पेंटागोनल पिरामिड है, उसके बाद पेंटागोनल प्रिज्म है, स्क्वायर पिरामिड है। ये लास्ट के 2 सम है ना स्क्वायर पिरामिड के, एकदम अलग अलग है। इसमें तुम लोग को अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। और ये जो सम है वो फ्रीली सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, हवा में उसको लटकाया है, उसका भी फिगर तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सब सम लिए हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में कोई भी सम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बाकी बेसिक कंसेप्ट जो है, जो डॉटेड के बारे में, डार्क के बारे में मैंने बोला, वो अच्छी तरह से ध्यान में रखो। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन ऑफ सॉलिड। सेक्शन ऑफ सॉलिड जो है, बहुत सारे स्टूडेंट उसको डायरेक्टली ऑप्शन में डाल देते थे। क्यों? क्योंकि पहले सिलेबस में क्या था कि इनिशियल पोजीशन था, बाद में उसे इंक्लाइन करते थे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की तरह, बाद में उसे कट करते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सिंपल सा लॉजिक है, मतलब सिंपल टॉपिक है कि भाई वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकालो, साइड व्यू निकालो और बेस टू शेप निकालो। मतलब 4 व्यू तुम लोग को सेक्शन ऑफ सॉलिड में निकालने हैं और उसका वेटेज रहेगा 15 मार्क्स।
मतलब ये भी अगर आप लोग ट्राई करते हो तो अच्छा है, 15 मार्क्स वहीं पे परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम में ध्यान में रखना है, जो भी क्वेश्चन आप लोग सेट करोगे कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो पहले आप लोग उस सम को अच्छी तरह से पढ़ो। अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ सम है तो उससे पहले निकालो, बाद में जिसमें इमेजिन करना पड़ेगा उसे ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन ऑफ सॉलिड का ये सम कोन का है, और इसका भी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिलने वाला है। वहां पे यूट्यूब पे तोशिब ट्यूटोरियल आप लोग वहां पे टाइप करो तो मेरे नाम का प्लेलिस्ट रहेगा संजय सर, उसमें सब वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, और ये वीडियो भी है वहां पे। और इसके बारे में पूरा डिटेल्स में मैंने बता दिया है वहां पे, मतलब कटिंग सेक्शन लाइन कहाँ पे होनी चाहिए, ये शेप कैसे बनाना है, मतलब वीडियो देख लो आप लोग को पूरे पॉइंट आप लोग के क्लियर हो जाए। तो इस तरह से ये सम है। उसके बाद स्क्वायर पिरामिड है, पेंटागोनल पिरामिड है, सिलेंडर है, पेंटागोनल प्रिज्म है, और एक कोन का भी सम है। मतलब 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो सेक्शन ऑफ सॉलिड का कोई भी सम आने दो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट को समझना। मतलब ये देखो, ये सम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके देता हूं। जैसा कि कोई भी ऑर्थोग्राफिक सम अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो उससे पहले डिसाइड करोगे कि उसमें लेफ्ट हैंड निकालना है कि राइट हैंड निकालना है। लेकिन जनरली साइड व्यू नहीं आता है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू निकालने को कहा जाता है। अब तक तो ऐसा ही था, लेकिन मैं अभी आप लोग को साइड व्यू भी सिखाने वाला हूं। तो आप लोग पहले साइड व्यू कौन सा निकालना है वो डिसाइड करो। जैसा कि एक्स डायरेक्शन तुम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक्स डायरेक्शन से यहां से देखने के बाद राइट हैंड से तुम लोग को साइड व्यू नजर आ रहा है जो कि लेफ्ट में बनेगा। क्लियर है? उसके बाद डिसाइड करोगे टोटल लेंथ विड्थ हाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टोटल लेंथ विड्थ हाइट जो है तो कैसे डिसाइड करोगे? तो सबसे पहले मैक्सिमम एंड पहले डिसाइड करना सीखो। तो यहाँ पे अगर एक्स डायरेक्शन से देखता हूं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो मुझे क्या क्या प्लस करना पड़ेगा भाई? ये रेडियस 27, ये 27, यहाँ तक 55, यहाँ तक 55, फिर उसके बाद यहाँ पे 55 खत्म हुआ, ये कितना है 15। तो ये सब प्लस करके तुम लोग का लेंथ आता है 152। क्लियर है? एंड टू एंड पॉइंट लोगे। अभी साइड व्यू के लिए अभी एक बात बताता हूं, जो मैंने ड्रॉ करने को लिया तभी मुझे पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। देखो मैंने क्या किया, जल्दबाजी में साइड व्यू देखना है, ये 27 लिया, ये 30 लिया, फिर ये पॉइंट जहां पे खत्म होता है वहां पे ये 10 लिया, फिर उसके बाद ये 23 लिया। हो गया मेरा विड्थ कितना हुआ? 90 हो गया। लेकिन एक्चुअल में जब मैं ड्रॉ करने गया तो मुझे बाद में पता चला कि यार ये 50 उसके आगे आ रहा है, मैं इसकी तरफ देखा ही नहीं। तो आप लोग का वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग दोनों एंड पहले डिसाइड किया करो। जैसा कि अभी देखो यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ, ये 27, ये 30, आप लोग आ गए यहाँ पे, ये 50 में से 15 माइनस करो, कितना रह गया? 35। तो देखो यहाँ पे ये 35, ये 30, 65 हुआ, और उसके बाद ये 27, टोटल कितना हुआ? 92। मतलब 2 mm का फर्क आ गया। देखो आपके सम में भी आप लोग को नजर आएगा। देखो यहाँ पे ये देखो 50 का एंड पॉइंट आया, ये प्रोजेक्शन गया, और ये 90 का देखो 2 mm का डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। साइड में पता चल जाएगा, देखो 50 का आगे है और ये 2 mm पीछे ही रह गए। इसका स्क्रीनशॉट निकालो अच्छी तरह से। ऐसे चैलेंजिंग सम तुम लोग को आ सकते हैं जिसमें इजीली नहीं रहेगा कि अगर ठीक है इजीली भी आते तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि इजीली नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर आप लोग इस तरह के सम की प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में भाई कौन सा भी सम आने दो आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। पर्टिकुलर वहां पे लेंथ विड्थ हाइट निकाल के दिया है। सामने से क्या दिखता है आप लोगों को? जैसा कि आप लोग यहां से देखोगे ये 2 सर्कल नजर आएंगे, फिर ये लाइन, ये भी लाइन, ये बॉक्स नजर आएगा, नीचे का बेस लाइन, ये लाइन, ये पोर्शन नहीं दिखाई देगा डॉटेड, इसके अंदर का भी ये डॉटेड, ये 2 होल नजर आएंगे। तो देखो फ्रंट व्यू में वैसा ही ये डॉटेड है, ये सर्कल। इस तरह से आप लोग ये व्यू को अच्छी तरह से देखोगे, उसका स्क्रीनशॉट निकालो और बाद में आप लोग खुद ट्राई करो।
ठीक है। इसके जैसे बहुत सारे सम दिए हैं मैंने, अलग अलग टाइप के। देखो प्रॉब्लम नंबर ये 1 है, एकदम अलग सम है। वो प्रॉब्लम नंबर 2 था, ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो। अलग अलग टाइप के सम है सब, जिसमें आप लोग का इमेजिनेशन लेवल एकदम बढ़ जाएगा। ये सम नंबर 5, ये भी आप लोग ट्राई करोगे। ये सम नंबर 4, एकदम अलग टाइप के। इसके सब के सॉल्यूशन आप लोग को पीडीएफ में मिलने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को खुद डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें कहा गया है कि फुल सेक्शन होना चाहिए। फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन वगैरह कुछ नहीं आने वाला है। तो फुल सेक्शन फ्रंट भी आ सकता है, टॉप भी आ सकता है और साइड भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन बैंक में मैंने ऐसे सम सिलेक्ट किए हैं जिसमें सेक्शनल साइड व्यू भी है, टॉप व्यू भी है और फ्रंट व्यू भी है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, एक्स डायरेक्शन यहाँ से है और फुल सेक्शन है। देखो कटिंग प्लेन लाइन यहाँ से गया, पूरा ये पोर्शन कट किया और एरोहेड का डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है। तो एरोहेड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मतलब ऊपर से तुम लोग कौन सा व्यू देखते हो, टॉप व्यू। तो वहां पे लिखा होगा कि सेक्शनल टॉप व्यू बनाओ, तो तुम लोग को सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है। फ्रंट में जो एज इट इज जो दिख रहा है वो आप लोग यहां से देखने के बाद वो बना लोगे और फ्रंट में ही तुम लोग को कटिंग प्लेन लाइन शो करना होगा और एरोहेड का डायरेक्शन इस तरह से नीचे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऊपर का पोर्शन निकाल दिया है, जो नीचे बचा हुआ है इसका ये सेक्शनल टॉप व्यू बना है। और सेक्शनल टॉप व्यू बनाते वक्त, मतलब कोई भी सेक्शनल बनाते वक्त वो 4 थिंग्स आप लोग को सिखाया मैंने, उस वीडियो के अंदर भी है। सेक्शनल ऑर्थोग्राफी का एक 2 पार्ट है वहां पे और मॉडल के जरिए वहां पे एक्सप्लेन करके दिया है। तो वापस वही रिपीट करने से अच्छा आप लोगों को वीडियो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें सब थिंग मैंने क्लियर किया है। देखो अभी देखो ये रिप कट हुआ, रिप के अंदर हैचिंग लाइन नहीं आता है क्योंकि वो पैरेलल कट हुआ। उसके बाद ये डॉटेड जो कट हुआ, तो डॉटेड क्या बन गया, डार्क। फिर ये अलग और ये अलग दिखाने वाला बीच में का लाइन नहीं रहेगा। पूरे पोर्शन में क्या नजर आएगा, हैचिंग लाइन। ये हॉलो है, ये हॉलो है, तो यहाँ पे हैचिंग लाइन नहीं है। मतलब ऐसे 3-4 ऑब्जेक्ट अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किए सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक के, तो कोई भी सम आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये 2 अलग टाइप के सम है, जिसमें सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है और इसमें भी सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है, मतलब एकदम अलग टाइप के है। तो इस तरह से सम अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो आपका बहुत फायदा होगा। ये अलग टाइप के हैं जिसमें सेक्शनल साइड व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू एज इट इज है, और इसमें फ्रंट व्यू बनाना है और एक गैप दिखाया है। देखो गैप में से कटिंग प्लेन लाइन जा रहा है, तो गैप में से जब कटिंग प्लेन लाइन जाता है तो वहां पे क्या चेंजेस होते हैं, उसका भी सॉल्यूशन है पीडीएफ में। मतलब 5 फिगर है सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक की। अभी ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में नेचुरल स्केल से ही ऑब्जेक्ट बनेगा, आइसोमेट्रिक स्केल का नहीं बोला है। तो नेचुरल स्केल मतलब तुम लोग जो स्केल यूज करते हो वही स्केल से बनने वाला है। आइसो स्केल का झंझट नहीं है इस बार, उस स्केल से ही तुम लोग को बनाना है। अभी आइसोमेट्रिक में भी बहुत सारे सम है, तो कौन कौन सी सम करोगे, बहुत अभी टाइम तो कम है, तो इतने सारे सम प्रैक्टिस हो सकते हैं क्या, कोई जरूरत नहीं। ये 5 सम करो, इसमें अलग अलग टाइप के सब मैंने वहां पे आप लोग को दिया है। जैसा कि ये सब मैं अभी एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, जिसमें तुम लोगों को फ्रंट व्यू दिया है और राइट हैंड साइड व्यू दिया है। ये ऑब्जेक्ट यहां से दिखने के बाद ये राइट हैंड बनेगा बराबर, और इस राइट को यहां से देखोगे तो ये फ्रंट बनेगा। तो यहाँ पे नीचे का लेंथ कितना है 80, विड्थ कितना है 60, और इसी सर्कुलर पोर्शन के ऊपर अगर आप लोग देखते हो तो तुम लोग को नजर आता है कि भाई यहाँ पे रेडियस हाफ सर्कुलर पोर्शन कट किया है, बाद में 10 mm का ऐसा कट किया है, ये 20 है और ये 10 है, ऐसा स्लॉट है वहां पे। लेकिन वो स्लॉट इंक्लाइन पोर्शन के ऊपर है, और जब आप लोग ऐसे दिखते हो तो वो तुम्हें स्ट्रेट नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में वो इंक्लाइन पोर्शन के ऊपर है। तो ऐसे भी सम आते हैं जिसके लिए ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, वो सब पॉइंट लेके जाने पड़ते हैं, और ये जो आर्क मिलता है वो फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करना पड़ता है।
ऐसे भी सम है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आइसोमेट्रिक का जो वीडियो है वो भी आप लोगों को देखना है यूट्यूब पे, जिसमें सब बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं। अभी देखो यहाँ पे ऑरिजिन तुम लोगों के राइट में है, तो लेंथ गया लेफ्ट की तरफ, विड्थ जो है वो विड्थ 60 यहाँ पे जाएगा राइट हैंड की तरफ, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हाइट, मतलब यहाँ पे ये जो फ्रंट तुम लोगों को नजर आ रहा है वो इसी लेवल पे बनेगा। अभी यहाँ पे भी ये डिस्टेंस तुम लोगों को नहीं दिया है, उसने क्या कहा है कि 10 के बाद 40 डिग्री का लाइन निकालो, वो 40 डिग्री का लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे तुम्हें ये डिस्टेंस मिलने वाला है। तो ये भी कंस्ट्रक्शन तुम्हें यहाँ पे बनाना होगा। 80, 10, 75 यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रखो, पता नहीं कितना है, लेकिन तुम लोगों को ये एंगल दिया हुआ है, कितना है वो 40 डिग्री। तो आप लोग प्रोटेक्टर रखोगे, 40 डिग्री का लाइन एक ड्रॉ करोगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे ये डिस्टेंस मिलेगा तुम लोगों को 26। तो ऐसा तुम लोगों को वहां पे शो करके दिखाना पड़ेगा। फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे वो 26 मार्क करोगे और ये पॉइंट ज्वाइन कर दो, उसे 60 का थिकनेस दे दो, हो गया तुम लोग का इंक्लाइन पोर्शन। अभी रहा सवाल इस सर्कुलर पोर्शन का, तो सर्कुलर पोर्शन के लिए क्या करना है तुम लोगों को, ये हाफ सर्कल, ऐसा हाफ सर्कल ड्रॉ करोगे, वहां पे 6 पार्ट्स करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 7 का एक प्रोजेक्शन जाएगा, वहां पे एक लाइन मार्क करो, 2 6 3 5 4। ये जो लाइन मिला तुम लोगों को, ये लाइन कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, उससे पहले क्या है 10-10 mm का पोर्शन है बराबर। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन निकालोगे परपेंडिकुलर, डिस्टेंस मार्क करोगे 10 जो कि ये हुआ, उसके बाद का डिस्टेंस हुआ 10 जो कि ये हुआ, फिर उसके बाद ये डिस्टेंस स्टार्ट होगा सर्कल का, तो डिस्टेंस मार्क किया, उसी लाइन के ऊपर क्या आएगा 1 7, कंपास में 2 6 इतना डिस्टेंस लो, ओ मार्क करो, ये 2 6 मिल जाएगा, 1 7 से 3 पाई जितना है उतना लो, ये 3 पाई मिल गया, 1 7 से 4 जितना है उतना ये मार्क कर दिया। ये डिस्टेंस यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद उसे आइसोमेट्रिक लाइन के जरिए इस इंक्लाइन लाइन के ऊपर ट्रांसफर करोगे, कहां पे लेके आए यहाँ पे, बाद में आइसोमेट्रिक रोलर स्केल, मतलब जो रोलर स्केल रहेगा इसे सेट करोगे और इसे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे जैसा मैंने ट्रांसफर किया है। फिर बीच में एक सेंट्रल लाइन मार्क करो जो कि तुम लोग का ये सेंट्रल लाइन रहेगा, फिर इस सेंट्रल लाइन के ऊपर 1 7 जितना है, 1 7 इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, 2 6 इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, 3 5 4, वो जो डिस्टेंस है कंपास में लोगे, कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखोगे, 4 तो सेंट्रल लाइन के ऊपर ही है, उसके बाद 3 5 कंपास में डिस्टेंस लोगे, ये सेंटर से 3 जितना है उतना ही 5 है, पॉइंट कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे एक बाजू में 5 मार्क करोगे, एक बाजू में 3 मार्क करोगे, क्लियर। उसके बाद सेंटर से 6 जितना है उतना ही 2 है, तो उस 2 6 के लाइन के ऊपर पॉइंट यहाँ पे रखोगे, एक बाजू में 6 एक बाजू में 2, सेम 7 और 1, उसके बाद यहाँ पे 10-10 डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट, और ये सब पॉइंट कलेक्ट करोगे तुम लोग फ्रेंच कर्व के जरिए, और जितना कंस्ट्रक्शन एक्यूरेट रहेगा, एक ही आर्क में इस बाजू में एक आर्क बनेगा और इस बाजू में एक आर्क बनेगा, परफेक्ट बनता है। फिर वहां पे ये 10-10 mm, इसी लेवल पे ये 5-5, इस तरह से ये ज्वाइन करो। तो आया समझ में। अगर कभी ऐसा सम आया कि इंक्लाइन पोर्शन के ऊपर तुम्हें सर्कल नजर आता है तो तुम लोगों को ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा। इज इट क्लियर? अभी देखो यहाँ पे ये अलग अलग सम है, जिस प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या कहा है कि भाई ये 70 है और यहाँ से 45 डिग्री गया है, तो अगर तुम लोगों को यहाँ पे ये डिस्टेंस 35 दिया है, यहाँ से ये 35 दिया है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 35 होगा क्योंकि ये 45 डिग्री आ गया। तो आइसोमेट्रिक में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट रहते हैं कि वहां पे डिग्री दिए रहते हैं, तो आप लोगों को थ्योरम यूज करके वो मालूम करना पड़ेगा। अगर थ्योरम नहीं यूज होता है तो स्पेशली कंस्ट्रक्शन करना होगा, जैसे मैंने पहले सम में किया वैसे। अभी यहाँ पे भी देखो उसने क्या कहा है कि ये 20 है, तुम्हें ये डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन उसका कहना क्या है कि यहाँ से 60 डिग्री का लाइन डालो, कितने डिस्टेंस के ऊपर, 15 डिस्टेंस के ऊपर, वो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वहां पे तुम्हें ये डिस्टेंस मिलेगा। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन पीडीएफ में मैंने करके दिखाया है, वहां पे वो डिस्टेंस फाइंड आउट किया है और वो वहां पे ट्रांसफर किया है। मतलब बताने का मतलब यही है कि अलग अलग टाइप के सब सम है जिसमें तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। ये 2 सम है, जब भी देखो यहाँ पे हेक्सागोन का शेप नजर आ रहा है,
तो ये भी तुम्हें बाहर कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि इसने क्या कहा है कि 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, पेन के बाद ये डिस्टेंस नहीं दिया है, तो ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हें ऑर्थोग्राफिक करके वहां पे फाइंड आउट करना होगा, और वो करके दिखाया है मैंने। तो इस तरह से हर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे और प्रैक्टिस करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसको पैरेलल सम आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह से आप लोग इस लेवल पे प्रैक्टिस करते हो ये सम सब सॉल्व करने का, तो एग्जाम में कोई भी सम आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चन बैंक आप लोग विंटर में दो एग्जाम या समर में दो, कोई भी एग्जाम दो, आप लोग को इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।